एथेंस में एक बहुत बड़े राजा का साम्राज्य था। एथेंस में हर तरफ उसी राजा का हुक्म चलता था। एथेंस के एक गांव में 4 भाई रहते थे। उस समय एथेंस में जादुई शक्तियों का बहुत प्रभाव था। 4 में से 3 भाइयों को बचपन से ही जादू सीखने में बहुत रुचि थी, परंतु एक भाई जिसका नाम अरस्तु था, वह पढ़ाई लिखाई का बहुत शौकीन था। बड़े होकर तीनों भाई बहुत बड़े जादूगर बन गए, परंतु तीनों भाइयों का जादू सीमित था। एक भाई के पास आग की शक्ति थी, दूसरे के पास हवा और तीसरे के पास पानी की शक्ति थी। तीनों की एथेंस में बहुत चर्चा थी। चौथा भाई पढ़ लिख कर बहुत बड़ा दार्शनिक बन गया। उसके पास गजब की तर्क शक्ति अर्थात शिक्षा और बुद्धि थी। वह किसी भी सवाल को चुटकियों में हल कर देता था, परंतु गांव वालों को उसकी कोई कदर नहीं थी, क्योंकि वहां तो जादू का बोलबाला था। तीनों भाई गांव में तरह तरह के जादू दिखाते थे और उनका जादू देखने दूर दराज से लोग आते थे। जादू दिखाने के बदले वो तीनों लोगों से पैसे लेते थे, इसीलिए तीनों के पास बहुत पैसे थे। लेकिन अरस्तु के पास शिक्षा और तर्क शक्ति थी। शिक्षा और तर्क शक्ति का कोई मूल्य नहीं होता। अरस्तु को अपना जीवन यापन करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। इतनी मेहनत करने के बाद भी वह एक वक्त का ही खाना खा पाता था। एक बार अरस्तु बहुत बीमार पड़ा। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उसके अपने भाई भी उसका हालचाल नहीं पूछते। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। मजबूरन उसको घास और पेड़ के पत्ते खाने पड़ते थे। गांव वाले उसके बारे में कहते थे कि इसके तीनों भाई कितने काबिल और महान हैं। एक यही जाने कैसा निकम्मा निकल गया। अरस्तु को यह सुनकर बहुत तकलीफ होती थी। एक बार एथेंस पर पड़ोसी देश ने हमला किया, जिसमें एथेंस के राजा के शाही जादूगर समेत बहुत सारे सिपाही मारे गए और पड़ोसी देश ने आधे एथेंस पर कब्जा कर लिया। पड़ोसी देश से लड़ने के लिए राजा को एक बहुत काबिल जादूगर की जरूरत थी, इसीलिए वह एथेंस के नामी जादूगरों को बुलवाता था। पूरे एथेंस में सबसे बड़े जादूगर तीनों भाई थे, इसीलिए राजा के महल में तीनों भाई हाजिर होते हैं। मुझे तो एक जादूगर चाहिए, मगर तुम तो 3 हो। मुझे एक जादूगर को चुनने के लिए तुम तीनों की परीक्षा लेनी होगी। परीक्षा लेने के लिए राजा अपने सिपाहियों के साथ उन तीनों जादूगरों को जंगल ले जाता है। जंगल में राजा को बहुत जोरों से भूख लगती है। राजा अपने सिपाहियों से कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम लोग नदी से मछलियाँ पकड़ कर ले आओ। सिपाही मछलियों को पकड़ लाते हैं, परंतु मछलियों को पकाने के लिए आग की आवश्यकता हुई और जंगल में आग का कोई साधन नहीं था जिससे मछलियों को पकाया जा सके। इतने में आग की शक्ति वाला जादूगर अपने जादू से आग जला देता है और उसी आग पर मछलियां पकाई जाती हैं। राजा पेट भर खाना खाता है और राजा उस जादूगर से बहुत प्रसन्न होता है, परंतु उसी आग से जंगल में चारों तरफ आग लग जाती है। राजा और उसके सिपाही घिर जाते हैं, जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। तभी पानी की शक्ति वाला जादूगर जोर की बारिश करता है, जिससे सारी आग बुझ जाती है और राजा उस जादूगर की बहुत प्रशंसा करता है। जादूगर के जादू से जंगल में चारों तरफ पानी भर जाता है, जिसके कारण जंगल पार करना असंभव होता है। तभी हवा की शक्ति वाला जादूगर अपने जादू से हवाएं चलाता है, जिससे थोड़ी ही देर में जंगल का पानी सूख जाता है और सारे लोग जंगल पार करके महल पहुंच जाते हैं। राजा तीनों भाइयों से कहता है, मुझे एक ही जादूगर की आवश्यकता थी, परंतु तुम में से हर एक जादूगर का जादू दूसरे जादूगर के बिना अधूरा है। इसीलिए मैं तुम तीनों को शाही जादूगर घोषित करता हूँ। राजा की इस घोषणा से तीनों भाई बहुत खुश होते हैं। उसी समय राजा का एक सिपाही आता है और कहता है, पड़ोसी देश ने एक पत्र भेजा है। राजा उस पत्र को पढ़ने के लिए कहता है, परंतु वह पत्र जिस भाषा में लिखा हुआ था, उस भाषा को पढ़ने वाला वहाँ कोई नहीं था। क्या इस पत्र को कोई नहीं पढ़ सकता? दरबार में सारे लोग सर झुकाकर खड़े रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। इतने में एक जादूगर बोलता है, हुजूर, मेरा एक भाई है जो बहुत पढ़ा लिखा है। मुझे विश्वास है कि वो इस पत्र को पढ़ सकता है। राजा फौरन जादूगर के चौथे भाई अर्थात अरस्तु को बुलवाता है।
अरस्तु राजा के दरबार में आता है। क्या तुम इस पत्र को पढ़ सकते हो? अरस्तु उस पत्र को हाथ में लेता है और कहता है, जी हुजूर, मैं इस पत्र को पढ़ सकता हूँ। दरबार के सारे लोग अरस्तु को हैरत से देखते हैं। अरस्तु पत्र पढ़ना शुरू करता है, जिसमें लिखा होता है कि मैं पड़ोसी देश का राजा हूँ और तुम्हारे आधे एथेंस पर कब्जा कर चुका हूँ। मैं पूरे एथेंस पर कब्जा करना चाहता हूँ। तुम अपना राजपाट छोड़कर चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम पर आक्रमण कर दूंगा और तुम सब मारे जाओगे। यह सुनकर महल में सब घबरा जाते हैं और राजा जादूगर से कहता है, तुम लोग भी जंग के लिए तैयार हो जाओ। तुम लोग जंग में क्या क्या कर सकते हो? अगर हम जंग हारने लगे तो मैं उन पर आसमान से आग बरसा दूंगा और सब जलकर मर जाएंगे। अगर हम जंग हारने लगे तो मैं अपने जादू से तूफान ले आऊंगा और सारे लोग उड़ जाएंगे। अगर हम जंग हारने लगे तो मैं युद्ध भूमि पर पूरा समुद्र बुला लूंगा, जिसमें सब डूब कर मर जाएंगे और हम जंग जीत जाएंगे। राजा सोचता है कि जादूगरों के होते हुए भी हमें कोई नहीं हरा सकता। इतने में अरस्तु बोलता है, महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ बोलूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहो जो तुमको कहना है। आग बरसाने से, तूफान लाने से और युद्ध भूमि में पूरा समंदर बुलवाने से हमारे सिपाहियों की भी जान जा सकती है, क्योंकि हमारे सिपाही भी युद्ध भूमि में दुश्मन से लड़ रहे होंगे। साथ ही साथ तूफान और समुद्र से न केवल उनके और हमारे सिपाही मरेंगे, बल्कि आपकी प्रजा भी नहीं बच पाएंगे। फिर आप राज किस पर करेंगे? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर तुम ही बताओ, हमें क्या करना चाहिए? हमें जंग शुरू होने से पहले ही युद्ध भूमि में एक नहर जैसा लंबा और गहरा गड्ढा बनाना चाहिए, जिसमें जादूगर की मदद से पानी भर देना चाहिए, जिससे शत्रु देश के सेना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर जब शत्रुओं की सेना रुक जाए तो जादूगर के जादू से तेज हवाएं चलवाना चाहिए। इससे धूल उड़कर उनकी आंखों में जाएगी और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। फिर जादूगर की मदद से उनके दाएं बाएं आग लगवा देना चाहिए, जिससे शत्रु डर कर भाग जाएंगे और इस तरह हम बिना लड़े ही जंग जीत जाएंगे। राजा को अरस्तु का यह सुझाव बहुत अच्छा लगता है और वह ऐसा ही करता है। ऐसा करने पर बिना लड़े ही जंग जीत जाता है। वाह, शिक्षा और पढ़ाई लिखाई से बड़ा कोई जादू नहीं है। आज मैं घोषणा करता हूँ कि इन तीनों जादूगरों और सिपाहियों का सेनापति अरस्तु ही होगा। यह सुनकर गांव वाले अरस्तु की बहुत प्रशंसा करते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना और उच्च शिक्षा देना शुरू कर देते हैं। एक गांव में मुरारी लाल और उसकी पत्नी शोभा देवी दोनों अपने घर में अकेले रहा करते थे। मुरारी लाल की कोई संतान नहीं थी। मुरारी लाल अपने खेतों में अकेले खेती किया करता था और उसी से अपने घर का खर्चा चलाता था। एक बार मुरारी लाल की पत्नी ने उससे कहा, सुनिए जी, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर हमारी कोई औलाद होती तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनती। हम तो अब बूढ़े हो चले, आखिर इस बुढ़ापे में हमारा सहारा कौन बनेगा? अरे भाग्यवान, चिंता क्यों करती हो? जैसे अब तक हमारा काम चलता आया है, वैसे आगे भी चल जाएगा। इतने में मुरारी लाल के भाई का लड़का पंकज रोता हुआ आता है। अरे पंकज बेटा, क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? काका, मैं क्या करूं? मैं बहुत दुविधा में हूँ। अरे बेटा, क्या हुआ है, पहले बता तो। काका, मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनने का शौक था, इसीलिए मैंने मन लगाकर पढ़ाई की और अब मुझे आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना है। ढेर सारे पैसों की आवश्यकता है, लेकिन पिताजी मुझे पैसे देने से इनकार कर रहे हैं। काका, अगर मैं डॉक्टर ना बन पाया तो मैं जीकर क्या करूंगा? अरे कैसी बातें कर रहा है? अभी तेरा काका मरा नहीं है। तू यहीं बैठ, मैं अभी आता हूँ। पंकज बाहर बैठा रहता है और मुरारी लाल अपनी पत्नी शोभा देवी से कहता है, शोभा जी, मैं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर हमारी संतान होते तो हम अवश्य उसकी मदद करते। क्यों ना पंकज को ही हम अपना संतान समझकर उसकी मदद करें। लेकिन हम उसकी मदद कैसे करेंगे? अरे हमारी खेत कब काम आएंगी? अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ।
मुझसे खेती भी नहीं होती, क्यों ना हम अपने खेत बेचकर पंकज की मदद करें। शायद आप ठीक कहते हैं। मुरारीलाल बाहर आकर पंकज से कहता है, बेटा, तुम कल इसी समय यहाँ आना। पंकज अपने घर चला जाता है। इधर मुरारीलाल अपने खेत को बेच देता है। पंकज अगले दिन मुरारीलाल के घर जाता है तो मुरारीलाल उसे सारे पैसे दे देता है। पंकज मुरारीलाल से कहता है, काका, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? बेटा, मैंने अपनी खेत बेच दी है ताकि तू पढ़ लिख कर बहुत बड़ा डॉक्टर बन सके और हमारा इलाज कर सके। मगर काका, आपके पास तो केवल आपके खेत ही थे जिसमें खेती करके आप जीवन यापन किया करते थे। अब आपका जीवन यापन कैसे होगा? बेटा, तू अपने घर जाकर कह दे कि मुझे और तेरी काकी को 2 वक्त का भोजन पहुंचा दिया करे ताकि हम जिंदा रह सकें। बस, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है काका। पंकज अपने घर वालों को सब समझाकर शहर चला जाता है। पंकज का भाई सूरज रोज देर रात मुरारीलाल के घर खाना पहुंचाता और अपने काका काकी को खरी खोटी सुनाकर चला जाता। मुरारीलाल के पास जीवन यापन का और कोई साधन नहीं था, इसीलिए वह चुपचाप सब बर्दाश्त करता रहा। देखते ही देखते बहुत समय गुजर गया। एक दिन मुरारीलाल और उसकी पत्नी बहुत भूखे थे और पंकज के घर से कोई खाना लेकर नहीं आया। अजी, अब तो भूख बर्दाश्त नहीं होती, आप जाकर देखिए ना कि खाना क्यों नहीं आया। मुरारीलाल पंकज के घर जाता है। वहाँ पंकज का भाई सूरज मिलता है। बेटा सूरज, आज तुम खाना लेकर नहीं आए? मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगा। इतने में सूरज की माँ आवाज लगाती हुई आती है। कौन है बेटा? काका खाना मांगने आए हैं। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? भिखारी की तरह खाना मांगते हुए आ जाते हो। हमारे घर पैसों के पेड़ उगते हैं जो तुम दोनों बूढ़े बुढ़िया को हम रोज खाना खिलाते रहें। जाओ यहाँ से, जब खाना बन जाएगा तो भिजवा देंगे। मुरारीलाल बेइज्जत होकर वहाँ से चला जाता है। अब खाना ले आए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। शोभा, जरा सब्र करो, सूरज खाना लेकर आता ही होगा। शोभा देवी और मुरारीलाल दोनों खाना आने का इंतजार करते हैं। बहुत रात हो जाती है लेकिन सूरज खाना लेकर नहीं आता। शोभा देवी भूख से तड़पती हैं। सुबह होते होते भूख से उनकी मृत्यु हो जाती है। सुबह मुरारीलाल के घर पर भीड़ लग जाती है। पंकज के घर से कोई नहीं आता। मुरारीलाल अपनी पत्नी की मृत्यु के गम में रो रो कर बेहोश हो जाता है। धीरे धीरे वह अपनी पत्नी को याद करके और अकेला रह रह के पागल हो जाता है। पागल होकर वह गांव में इधर उधर घूमने लगता है। उसे खुद का होश नहीं रहता। पंकज बहुत बड़ा डॉक्टर बनकर अपनी गाड़ी से गांव आता है। तभी उसकी गाड़ी के सामने मुरारीलाल आ जाता है और गाड़ी से टकराकर उसे चोट लग जाती है। पंकज अपने ड्राइवर से पूछता है, अरे क्या हुआ? सर जी, गाड़ी के आगे कोई पागल बूढ़ा आ गया है। पंकज गाड़ी से उतरकर देखता है तो हैरान रह जाता है। काका, आप यहाँ ऐसी हालत में? कौन हो तुम? जाओ यहाँ से। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। मेरी पत्नी भी मुझे छोड़ कर चली गई। हटो यहाँ से, मेरा कोई नहीं है। काका, ये आप क्या कह रहे हो? मैं हूं ना आपका अपना। और काकी को क्या हुआ? मुरारीलाल बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। पंकज उसे लेकर मुरारीलाल के घर आते हैं और काकी को ढूंढते हैं। काकी, कहाँ हो? देखो तो, काका अकेले बाहर घूम रहे हैं। पंकज की आवाज सुनकर मुरारीलाल का पड़ोसी आता है और पंकज से कहता
है।